मल्टीपल चॉइस में भी अगर होता है, और इवन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन। तो लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस हुआ था कि भाई जो ट्रांजेक्शन्स हैं या तो वो सीरियली एग्जीक्यूट होती हैं या वो पैरेलली एग्जीक्यूट होती हैं। तो अगर मेरे पास दो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स है T1 एंड T2, तो अगर वो एक एक करके रन हो रही है कि पहले T1 की सारी इंस्ट्रक्शंस रन हो गई उसके बाद T2 की इंस्ट्रक्शंस रन होंगी, या फिर पहले पूरी T2 रन होगी उसके बाद T1 रन होगी, उसको हम बोलते हैं सीरियली एग्जीक्यूशन हो रही है। पैरेलल एग्जीक्यूशन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जहां पर हम एक टाइम पर एक साथ बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स को साइमल्टेनियसली कॉन्करेंटली रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसने उसी का एडवांटेज बताने की कोशिश की है कि अगर हम एक टाइम पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को रन कर दें तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो बेसिकली ये जो दो फायदे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये मेन जो कॉन्सेप्ट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप बड़ी डिटेल में पढ़ोगे मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है और उसका एडवांटेज क्या होता है। तो थोड़ा सा इन्होंने वहीं से ये आइडिया लिया है। वहाँ पर हम बात करते हैं प्रोसेसेस की कि अगर मल्टीपल प्रोसेसेस एक टाइम पर हम चला सकें तो हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अगर हम एक टाइम पर एक साथ एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स को रन कर सकते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये कह रहा है भाई प्रोसेसर एंड जो डिस्क की यूटिलाइजेशन है ये इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर कोई ट्रांजेक्शन एक टाइम पर सीपीयू के साथ प्रोसेस हो रही थी तो हमेशा हमें ये याद रखना है, अगर हमारे पास सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होता है तो सीपीयू एक टाइम पर एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता। तो ये जो हम बोलते हैं कि मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं तब हमारे पास ये पॉसिबल है कि अगर दो सीपीयू लगे होंगे तब दो इंस्ट्रक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट होती हैं। अगर यूनी प्रोसेसर है तो यूनी प्रोसेसर में एक टाइम पर एक ही इंस्ट्रक्शन हमारा सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। लेकिन हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन है या डिस्क की यूटिलाइजेशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है तो अगर एक ट्रांजेक्शन सीपीयू के पास प्रोसेस हो रही है और दूसरी अपना कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है तो इस तरह से जो हमें है बेनिफिट मिल जाता है प्रोसेसर यूटिलाइजेशन में या डिस्क यूटिलाइजेशन पे। यानी कि हम वेट नहीं करेंगे कि एक पहले पूरी ट्रांजेक्शन फिनिश हो तब हम सीपीयू को दूसरी ट्रांजेक्शन देने वाले हैं। और दूसरी बात ये बोलता है कि रिस्पॉन्स टाइम है, हर ट्रांजेक्शन को जो सीपीयू मिलने वाला है उसका रिस्पॉन्स टाइम बड़ा कम हो जाता है। तो हम सोच सकते हैं कि अगर हम सीरियली एग्जीक्यूट करें और एक ट्रांजेक्शन अगर 100 इंस्ट्रक्शन की है और दूसरी सिर्फ 10 इंस्ट्रक्शन की है, तो अगर पहले 100 इंस्ट्रक्शन वाली ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होने लग जाएगी तो भी बहुत टाइम लग जाएगा। T2 को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा कि पहले पूरी T1 एग्जीक्यूट हो 100 इंस्ट्रक्शन तक, तब मुझे अपनी 10 इंस्ट्रक्शन रन करने का मौका मिलेगा। जबकि अगर हम कॉन्करेंटली चलाएंगे तो हो सकता है कि 100 में से पहले 5 इंस्ट्रक्शन चलें T1 की, फिर 5 चल जाएं T2 की, फिर दोबारा 5 T1 की, फिर अगर द्वारा T2 की 5 चल गई तो उसकी तो 10 खत्म हो जाएंगी। यानी कि T2 बड़ी जल्दी अपने टास्क को फिनिश कर लेगा। तो ये एक्चुअली में जो दोनों पॉइंट्स हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया कि पैरेलली ट्रांजेक्शन्स को रन करने का बेनिफिट क्या है, कि हर ट्रांजेक्शन को जल्दी जल्दी चांस मिलेगा, एक छोटी ट्रांजेक्शन को बड़ी ट्रांजेक्शन का पूरा कंप्लीट होने की वेट नहीं करनी पड़ेगी, और दूसरा है कि भी प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर एक कोई ट्रांजेक्शन सीपीयू के अलावा कोई और काम करने चली गई तो सीपीयू खाली नहीं बैठेगा, सीपीयू कहेगा मुझे दूसरी ट्रांजेक्शन के कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दो, तब तक मैं वो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो ये है बेनिफिट कंकरेंट एग्जीक्यूशन का। और डेफिनेटली टाइम का तो आपको पता ही है भी, अगर हम एक साथ बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स को रन करते हैं तो टाइम बहुत कम लगता है। अदरवाइज अगर हम वेट करें कि भाई एक पर्सन पहले टिकट बुक कर ले, या एक पर्सन एक सिटी में अगर हमारा किसी एटीएम से मनी विड्रॉ कर रहा है, तो जब तक पीएनबी के एटीएम से एक पर्सन ने एक सिटी में मनी विड्रॉ नहीं की तब तक किसी भी और सिटी में दूसरा पर्सन नहीं कर सकता। तो सोचो अगर ये सिचुएशन आ जाए तो फिर कितना टाइम हमें लगने वाला है। तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैरेलल एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंसी की तरफ लेकर जा सकती है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है वो आज हम देखने वाले हैं। उसके बाद ये कहता है भाई कंकरेंसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैकेनिज्म टू अचीव आइसोलेशन। तो इसके लिए हमारे पास पूरा चैप्टर नंबर 15 है जो हम इससे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें हम कंप्लीटली अलग अलग टेक्निक्स हैं कंकरेंसी कंट्रोल करने की, उसी की बात करेंगे। आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ शेड्यूल्स की, और शेड्यूल से रिलेटेड फिर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की। तो भाई शेड्यूल कुछ भी नहीं होता। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन है, सपोज मेरे पास T1 है और एक T2 है, और जितनी भी इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी तो उसको डिस्प्ले करने के मेथड को हम शेड्यूल बोलते हैं। तो ये एक पूरा शेड्यूल बन गया कि मैं कहता हूँ कि भाई पहले T1 की चारों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगी और उसके बाद T2 की 3 इंस्ट्रक्शंस थी, तो ये एक सीरियल शेड्यूल हो गया। और इसी तरह अगर मेरे पास दो और ट्रांजेक्शंस हैं T1 एंड T2, और अगर मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर पहले इसकी 2 होंगी फिर इसकी 2 होंगी
फिर दोबारा T1 की 2 होंगी और फिर इसकी बची हुई 1 होगी, तो ये एक पैरेलल शेड्यूल है। तो बेसिकली शेड्यूल कुछ नहीं है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट स्पेसिफाइज द ऑर्डर इन विच द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कॉन्करेंट ट्रांजेक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। तो सबसे पहली बात, शेड्यूल का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब हमारे पास मल्टीपल ट्रांजेक्शंस होंगी। अगर एक ही ट्रांजेक्शन है तब हमें शेड्यूल के कॉन्सेप्ट को लेके आने की जरूरत नहीं है, और वो मल्टीपल ट्रांजेक्शंस भी कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रही होंगी, यानी कि एक साथ एग्जीक्यूट हो रही होंगी। सो अ शेड्यूल फॉर अ सेट ऑफ ट्रांजेक्शंस, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 का एग्जांपल लिया है, तो भाई यहाँ पर 3 भी हो सकती थी। तो ये कहेगा भी पहले T1 की चल जाए, फिर T2 की चल जाए, फिर लास्ट में T3 के अंदर 3 इंस्ट्रक्शन थी, तो ये एक सीरियल शेड्यूल का एग्जांपल है। जबकि अगर मैं यहाँ बोलूँ कि यहाँ पर भी एक और ट्रांजेक्शन थी, जितनी मर्जी हो सकती है, दैट डजंट मैटर। हम समझने के लिए बड़ा ही सबसे सिंपलेस्ट केस लेंगे, भाई 2 ही अलग अलग ट्रांजेक्शन है T1 एंड T2, और उसमें सीरियल और पैरेलल का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। चलो, a schedule for a set of transaction must consist of all the instructions of those transaction। तो भाई ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसका शेड्यूल बनाने लगूँ तो मैं T1 की कोई एक आधी ट्रांजेक्शन की इंस्ट्रक्शन मिस कर दूंगा या T2 की कोई इंस्ट्रक्शन मिस कर दूंगा। तो जितनी भी टोटल T1 के अंदर इंस्ट्रक्शंस होंगी और T2 के अंदर इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो सारी के सारी मेरी शेड्यूल में आनी चाहिए। सीरियली आ रही है, पैरेलली आ रही है, वो डिपेंड करेगा किस टाइप का शेड्यूल है। एज वेल एज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, it must preserve the order in which the instructions appear in each individual transaction। तो भाई order of instructions in each individual transaction चेंज नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो इसमें अगर यही पहली 4 इंस्ट्रक्शंस थी तो यही आएंगी, तो ठीक है, सीरियल में तो हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो भाई ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर जो ओरिजिनल में लास्ट 2 इंस्ट्रक्शंस थी इनको पहले ले जाऊंगा। तो हमेशा जो ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है किसी भी ट्रांजेक्शन का, वो शेड्यूल में भी जब हम उसको डिस्प्ले करेंगे तो भी वो एज इट इज आना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सिंपल सी बात बोल रहा है जो हम पढ़ चुके हैं, ट्रांजेक्शन दैट सक्सेसफुली कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन विल हैव अ कमिट इंस्ट्रक्शन एज द लास्ट स्टेटमेंट, एंड अ ट्रांजेक्शन दैट फेल्स टू सक्सेसफुली कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन विल हैव एन अबॉर्ट इंस्ट्रक्शन एज द लास्ट स्टेटमेंट। तो इसमें कुछ भी नया सीखने को नहीं है। चलो यहाँ पर बात करते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें जो हमें सीखनी है। तो ये एक एग्जाम्पल गिवन है जिसको हम बोल रहे हैं शेड्यूल 1। तो शेड्यूल अभी हमने सीखा, शेड्यूल क्या है? शेड्यूल इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट स्पेसिफाइज द ऑर्डर इन विच द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कॉन्करेंट ट्रांजेक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। तो मेरे पास यहाँ पर है 2 अलग अलग ट्रांजेक्शन जिसको हम बोल रहे हैं T1 एंड T2। तो T1 के अंदर अपनी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, T2 के अंदर अपनी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, और उसके बाद इसने इन दोनों ट्रांजेक्शन्स की इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठे रिप्रेजेंट किया, और इस रिप्रेजेंटेशन को हम शेड्यूल बोलते हैं। और डेफिनेटली अब हम बड़ी इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये एक सीरियल शेड्यूल है, बिकॉज हम हमेशा अप से डाउन की तरफ रीड करते हैं इसको। तो अगर हम जरा ध्यान से देखें तो पहले T1 की सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं, उसके बाद वो कॉमिट भी हो गया है, उसके बाद जो है वो T2 चलना स्टार्ट हुआ है। तो ये एक सीरियल शेड्यूल है जिसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, T1 फॉलोड बाय T2। यानी कि इस सीरियल शेड्यूल में पहले T1 एग्जीक्यूट हुआ कंप्लीटली, T1 की सारी इंस्ट्रक्शंस कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद T2 की सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हुई। तो यहाँ पर देखो काम एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पर हम $50 या जो भी बोल सकते हो रुपीज हम ट्रांसफर कर रहे हैं ए से बी के अकाउंट में, और यहाँ पर हम कह रहे हैं भाई ए की जो वैल्यू थी उसका 10% कर दो और उस 10% को ट्रांसफर कर दो बी के अकाउंट में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर 2-3 अलग अलग शेड्यूल्स हमें गिवन है, और उसके बेसिस पर हम जरा इनकी वैल्यूज को देखेंगे कि क्या हमारे पास रिजल्ट आने वाला है। चलो हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ओरिजिनली जो डेटाबेस में वैल्यू पड़ी थी वो ए की, या हम मान लेते हैं ए का अकाउंट बैलेंस है उसके अंदर 200 रुपीज़ हैं और बी के पास 300 रुपीज़ हैं। तो ये ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं जो डेटाबेस में पड़ी हैं। तो बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होंगी ये भी हम सीख जाएंगे, और बड़ी अच्छी चीज़ हम यहाँ पर लास्ट में कुछ कंक्लूड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको पता है कि कैसे इसको रीड करना है और कैसे यहाँ पर वैल्यूज चेंज करनी है, तभी आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलती आप कर दोगे। तो ये कहता है भाई T1 एक ट्रांजेक्शन है जहाँ पर हम $50 को ट्रांसफर कर रहे हैं ए से बी में, और एक T2 एक और ट्रांजेक्शन है जहाँ पर हम ए का जो 10% है, यानी कि ए के बैलेंस का जो 10% है वो हम बी को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो भाई बी को हमेशा ही फायदा होने वाला है, बी को कुछ ना कुछ पैसे मिल रहे हैं, और ए के केस में दोनों ही बार नुकसान हो रहा है। चलो अब जरा ध्यान से देखो हो क्या रहा है। मैं यहाँ पर बोला मैंने कि टॉप से डाउन हम जाने वाले हैं।
तो सबसे पहले यहाँ T1 चल रही है, उसके बाद T2 चल रही है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि यही सीरियल शेड्यूल, लेकिन हम ऑर्डर चेंज कर देंगे कि पहले T2 की चला लेते हैं फिर T1 की चला लेते हैं, वो भी तो एक सीरियल शेड्यूल ही है। और हमने सीखा कि सीरियल शेड्यूल हमेशा कंसिस्टेंट होता है, वो कभी भी डेटाबेस को इनकंसिस्टेंसी की तरफ नहीं लेके जाता। तो नहीं लेके जा रहा तो देखते हैं कैसे नहीं लेके जाता। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर हम ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं ये कैसे एग्जीक्यूट होंगी। तो भाई जब सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन T1 है वो जब रीड ऑफ ए करेगी तो ये सबसे पहले जो डेटा उठाएगी डेटा बेस में से उठाएगी। तो डेटा बेस में जो भी ए की वैल्यू होगी वो उठ के हमारे पास आ जाएगी लोकल बफर में या फिर रैम के अंदर। तो भैया आपको पता है जो ए की वैल्यू है वो 200 है, तो ये आपको थोड़ा सा जू जैसा लग रहा होगा। तो ये 200 मैंने लिख दिया है, तो ए की वैल्यू 200 आ गई है डेटाबेस से उठकर। अब जितना भी प्रोसेस चलेगा भाई वो सारा रैम में चलेगा जब तक कमिट स्टेटमेंट हमें नहीं मिलती। जितने भी चेंजेस होने वाले हैं वो सारे रैम के अंदर होने वाले हैं। चलो ए में क्या होने वाला है, ए में होने वाला है 50 का माइनस, तो डेफिनेटली चलो 50 का माइनस तो हो जाएगा। उसके बाद जब राइट होगा तब एक्चुअल में जो ए की वैल्यू है वो अपडेट होगी। तो भाई जरा कोई भी अनम्यूट करके मुझे 1 बाय 1 बता सकते हो यहाँ पर ए की वैल्यू कितने होने वाली है? 150। 150। चलो ए में से 50 लेस हो गया, ए की वैल्यू हो गई 150। लेकिन डेटाबेस में अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ, जितना भी काम हो रहा है ये लोकल बफर में हो रहा है, ये रैम में हो रहा है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद इसने भाई ट्रांजेक्शन T1 ने ही बी की वैल्यू रीड की। तो सबसे पहली बार जब ये रीड कर रहा है तब हम रीड करेंगे डेटाबेस से। तो बी की वैल्यू कितनी थी? 350 हो जाएगी सर। अरे थी कितनी? 300। 300। हाँ तो पहले रीड ऑफ बी को समझते हैं। डेफिनेटली 350 तो हो ही जाएगी, वो हमें दिख रहा है। बट 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट कर रही है वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। चलो रीड ऑफ बी ने डेटाबेस से रीड किया 300 आ गया यहाँ से उठ के लोकल बफर में। बी की वैल्यू में हमने ए वाले 50 रुपए या $50 ऐड कर दिए, तो ये हो गई 350। उसके बाद जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है राइट ऑफ बी के बाद। क्या मतलब है इसका कमिट का? सर अब वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती। अब वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, अच्छा। और कोई मतलब कमिट का कौन बताएगा? सर ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है। हाँ चलो वो तो है ही है। और सबसे मेन बात सब लोग भूल रहे हैं। सर जो एडिशन करेंगे सर वो 200 एंड 300 का एडिशन 500 है, तो सर 150 प्लस 350 करेंगे तो उसका एडिशन भी 500 ही आएगा। चलो ये भी ठीक है, कंसिस्टेंट है डेटाबेस। सबसे मेन बात जो थी वो सभी लोग भूल गए हैं। तो भाई मैंने एक बड़ी सिंपल सी बात बताई थी कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये डेटाबेस में हो रहे हैं, और सॉरी रैम में हो रहे हैं, लोकल बफर में हो रहे हैं जब तक कमिट स्टेटमेंट नहीं आती। तो भाई जैसे ही ट्रांजेक्शन T1 कमिट करेगी तो ए की जो अपडेटेड वैल्यू थी 150 और बी की जो अपडेटेड वैल्यू थी 350, ये कहाँ पर चेंज हो जाएगी? ये हमारी चेंज हो जाएगी डेटाबेस में भी। अब डेटाबेस में भी वैल्यूज अपडेट हो गई है, तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। कमिट का काम ही यही है, परमानेंट चेंज कर देना डेटाबेस के अंदर। उसके बाद जो अभी आदित्य ने बात बोली वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमने चेक किया, हमने बोला भी हर ट्रांजैक्शन अपने आप में कंसिस्टेंसी की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। तो मेरे पास ओरिजिनल ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले ए और बी का सम कितना था? 200 प्लस 300 कितना होता है? 500। 500। उसके बाद मैं जरा देखूं ट्रांजैक्शन T1 सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई, कॉमिट भी हो गई, उसने डेटाबेस में चेंजेस कर दिए। और अब जो मेरे पास नई वैल्यूज आई हैं अपडेट होके 150 और 350, तो इनका सम कितना है? 500। 500। तो आई होप सब लोगों को क्लियर है एक्चुअली में ये रन कैसे हुई है। तो जैसे ही यहाँ पर कमिट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ये जो चेंजेस थे डेटाबेस में भी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। जो भी लोकल बफर में फाइनली ए और बी की वैल्यू होगी ये यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो यहाँ तक आई होप सब लोगों को सब चीज़ें क्लियर है। मेन थिंग इज डेटाबेस कंसिस्टेंट है अभी भी। ट्रांजेक्शन से पहले भी सम 500 था, ट्रांजेक्शन के बाद भी सम 500 है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सब लोग भूल गए थे वो हमेशा याद रखना कि कमिट होते ही हमें डेटाबेस में भी अपडेट कर देनी है, सिर्फ रैम में नहीं घूमते रहना। बिकॉज एक्चुअल में जो हम काम कर रहे हैं डेटाबेस ही अपडेट करना चाहते हैं हम। चलो इसके बाद चलेगी T2 की इंस्ट्रक्शंस। तो भाई T2 क्या करने वाली है? T2 करने वाली है रीड ऑफ ए। तो भाई ये तो कमिट हो गई थी, तो इसके बाद तो यहाँ पर डेटाबेस पर ही जाएगी। अगर ये कमिट ना हुई होती तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन थी इसने जो रीड करनी थी वो ए की वैल्यू यहाँ से रीड करनी थी, जो भी लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू होती। ये हमें ध्यान रखना है, ये मैं आगे आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। तो अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर भी ए 150 था, यही वाली वैल्यूज हमने डेटाबेस में कॉपी की है। तो भाई यहाँ पर ए की वैल्यू कितने आने वाली है? 150। ठीक है ये बिल्कुल। चलो ये 150 का 10% कितना होता है जल्दी से? 15। 15। चलो 150 का 10% है 15।
और ये कह रहा है भाई ए के अकाउंट में से फिर से 150 में से भी 15 रुपये माइनस कर दो या $15 माइनस कर दो, बिल्कुल ही ए को तो हम वो करने वाले हैं। और उसके बाद राइट ऑफ ए कर दो, तो यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई है फाइनल 135। और उसके बाद कहता है कि रीड ऑफ बी, तो डेटाबेस में जाकर हम यहाँ पर बी की वैल्यू को रीड करने वाले हैं जो कि है 350। और ये कहता है भाई जो तुमने ए के अकाउंट से 10% निकाला था उसको टेम्प में स्टोर करा था, इसको कहाँ ऐड कर दो, बी के अकाउंट में। तो राइट ऑफ बी में हम जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 365। परफेक्ट। तो भाई यहाँ पर जो 15 हाँ जो 10% था 150 का, उसको हमने बी के अकाउंट में ऐड कर दिया, तो ये हो गई हमारी फाइनल वैल्यू बी की। और उसके बाद हो गया कॉमेट, तो जैसे ही हमें कॉमेट दिख जाना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर चले जाना है और इसकी वैल्यूज को हमने अपडेट कर देना है। अपडेट करके ए हो गया 135 और बी हो गया भाई 365। तो आई होप ये सब लोगों को समझ आ गया है। तो अब मुझे ज़रा ये बात बताओ कि कंसिस्टेंसी है या नहीं। 135 प्लस 365 कितना होता है, 500। 500। चलो, तो ये वाली ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले ए और बी का जो सम था वो 500 था और ट्रांजैक्शन T2 सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई, लास्ट में कॉमिट हो गई, कॉमिट होती डेटाबेस में चेंज हो गया और डेटाबेस में हमने चेक करा भाई दोनों का सम तो अभी भी 500 आ रहा है। अगर अभी भी 500 आ रहा है तो ये डेफिनेटली मुझे एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरी कंसिस्टेंट स्टेट में ले गया जहां पर सम में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। तो यही बात हमारी एसिड प्रॉपर्टी की सी वाली प्रॉपर्टी बोलती है, कंसिस्टेंट रहना चाहिए डेटाबेस हमेशा, और डेफिनेटली हर ट्रांजैक्शन अपने आप में कंसिस्टेंट होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो भाई ये जो एग्जाम्पल था शेड्यूल नंबर 1, ये एक सीरियल शेड्यूल का एग्जाम्पल था और सीरियल शेड्यूल कभी भी आपको इनकंसिस्टेंट स्टेट पर नहीं लेकर जाएगा। इनकंसिस्टेंसी की जो प्रॉब्लम आ सकती है वो हमें हमेशा पैरेलल में आ सकती है, मतलब हमेशा नहीं आएगी, कुछ केसेस में आ सकती है। दैट मींस पैरेलल शेड्यूल मे टेक अस टू इनकंसिस्टेंट स्टेट बट नॉट ऑलवेज। बट सीरियल अगर शेड्यूल है तो भाई गारंटी है, 100% गारंटी है, सीरियल के केस में कभी भी जो हमारा डेटाबेस है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में नहीं जाने वाला। तो आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, एनीवन। तो ये है सीरियल शेड्यूल। उसके बाद इसने इन्हीं ट्रांजैक्शंस की इंस्ट्रक्शंस का एक और शेड्यूल बनाया, तो ये भी एक सीरियल शेड्यूल है, लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, इसने ऑर्डर को चेंज किया है। ये कहता है भैया अब मैं पहले चलाऊंगा T2 की सारी इंस्ट्रक्शंस और उसके बाद मैं चलाऊंगा T1 की सारी इंस्ट्रक्शन। तो आपको पता है कि कुछ इस तरह से हम टॉप टू डाउन इसको रीड करते हैं। तो पहले पूरा T2 रन हो रहा है, उसके बाद कॉमिट हो रहा है, फिर हमारा T1 रन हो रहा है। तो मैं जल्दी से यही वाले दोनों एग्जाम्पल से ही लेकर आपको यहाँ पर इसको रन करके हम जल्दी से देखते हैं। तो आप खुद भी इसको देख सकते हो, तो मुझे जल्दी जल्दी बताते रहना यहाँ पर क्या होने वाला है। तो भाई ए है, फिर से हमारे पास ओरिजिनली 200 ही था ना, चलो ए है 200, बी है 300। तो पहले अब चलने वाली है यहाँ से इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर T2 ए को रीड करेगी तो कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताते जाओ। 200। उसके बाद इसका 10% कितना होता है, 20। उसके बाद ए में से इसका जो 10% है वो माइनस हो जाएगा, 180। तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू कर देंगे 180। उसके बाद ये ही बी को रीड कर रही है डेटाबेस से 300 320। और 300 के अंदर हम इसका 10% जो हमने ए से माइनस किया है उसको कर देंगे ऐड। तो भाई राइट करने के बाद ये कर गई कॉमेट। तो जैसे ही ये कॉमेट कर गई तो यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो हो जाने वाली हैं अपडेट। तो यहाँ से 20 रुपये निकल गए या $20 निकल गए और वो $20 कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। तो ठीक है, कंसिस्टेंसी है, यस सर। यस सर। बिल्कुल है। तो 500 रुपये थे पहले सम, अभी भी 500 रुपये है। तो भाई सीरियल शेड्यूल है, तो अभी तो हमने एक ही ट्रांजैक्शन रन किया, तो डेफिनेटली हर ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। चलो, इसके बाद चलनी स्टार्ट हुई T1 रीड ऑफ ए, तो यहीं से रीड कर लेगी बिकॉज अब तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो यहाँ कितना आएगा, 180 को रीड 180। करेगी ट्रांजैक्शन T1। उसके बाद 130। यहाँ से होने वाले हैं 50 रुपये कम, तो जब हम राइट ऑफ ए करेंगे तो वो 130 हो जाएगा। और ये वाला हम बी को रीड करेंगे यहाँ से 320 और उसके बाद उसमें हम कर देंगे $50 वो वाले ऐड जो हमने ए से माइनस किए हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 370। 370। तो ये हो गई ए और बी की फाइनल वैल्यूज। और जैसे ही कॉमेंट किया, अभी तक सारा काम लोकल बफर में हो रहा था, जैसे ही कॉमेंट चली उसके बाद ये चेंजेस कहाँ भी सेव हो जाने वाले हैं हमारे डेटाबेस में। तो ये हो गया 130, ये हो गया 370। व्हाट अबाउट कंसिस्टेंसी, प्रिजर्व है या नहीं, है सर। बिल्कुल है। तो भाई 200 प्लस 300 भी 500 होता है, 180 प्लस 320 भी 500 होता है, और
130 प्लस 370 भी 500 होता है। तो डेफिनेटली ये तो दोनों सीरियल शेड्यूल के एग्जाम्पल थे, तो यहाँ पर तो कंसिस्टेंसी मिलनी ही थी। लेकिन मैंने आपको एक एक इंस्ट्रक्शन भी रन करके दिखाई है ताकि आपको पता चल जाएगी कैसे ये एक्चुअल में टास्क होता है। बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता होता तो बड़ी सारी चीजें हम मिस कर जाते हैं और बाद में हम मिस्टेक करते हैं। चलो अब हम चल रहे हैं बड़े एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो की तरफ। अब मैं आपको दिखाऊंगा दो अलग अलग पैरेलल शेड्यूल। तो इन दोनों पैरेलल शेड्यूल में से एक जो पैरेलल शेड्यूल है वो हमारा कंसिस्टेंट स्टेट पर ही लेकर जाएगा, लेकिन जो दूसरे वाला हम डिस्कस करेंगे वो बेचारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो वो क्यों हो रहा है जरा देखते हैं। तो जरा ध्यान से देखना भाई, हम इस शेड्यूल 1 की जो शेड्यूल 1 था इसी की इंस्ट्रक्शंस को हमने यहाँ पर लिखा है, लेकिन अब हमने क्या कर दिया भाई, ब्रेक कर दिया इसको। ये कहता है कि शेड्यूल 1 में जो पहली 3 इंस्ट्रक्शंस थी वो ए पर काम कर रही थी, उसके बाद वाली सारी बी पर काम कर रही थी। इसी तरह यहाँ पर जो पहली 4 इंस्ट्रक्शंस थी वो ए वाली थी, फिर उसके बाद बी पर काम हो रहा था। तो हम जरा ना इस शेड्यूल 1 को ब्रेक कर देते हैं, मल्टीपल चलाने की कोशिश करते हैं दोनों ट्रांजेक्शन को। सीरियल तो बड़ा स्लो होता है, तो हम कर देते हैं ब्रेक। पहले इसकी 3 चल जाएं, फिर इसकी ये वाली चल जाएं ए से रिलेटेड सारी, फिर T1 की बी वाली सारी चल जाएं, फिर T2 की बची हुई इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो। तो यानी कि वही इंस्ट्रक्शंस हैं, वही सेम चीज है, लेकिन इंस्टेड ऑफ सीरियल शेड्यूल अब हमने बनाया है एक पैरेलल शेड्यूल जहां पर CPU कुछ टाइम तक T1 को टाइम देगा और बाकी कुछ टाइम फिर T2 पे, फिर दोबारा स्विच करेगा T1 पे, फिर दोबारा स्विच करेगा T2 पे। तो इस केस में हम जल्दी से देख लेते हैं भाई कंसिस्टेंसी रहने वाली है या नहीं। तो मैं उसी एग्जांपल को लेता हूं ताकि बिल्कुल और क्लियर हो जाए। बिकॉज इंस्ट्रक्शंस में कोई डिफरेंस नहीं है और इवन उनके ऑर्डर में भी कोई डिफरेंस नहीं है। बस हमने क्या करा है, ये 3 पहली इंस्ट्रक्शन थी उसको हम इकट्ठे नहीं चला रहे, हम बीच में T2 की 4 इंस्ट्रक्शन ले आए हैं, उसके बाद फिर ये T1 की चलेंगी, उसके बाद फिर ये T2 की चलेंगी। तो इंस्ट्रक्शंस का ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते, चाहे हम सीरियल शेड्यूल बनाएं चाहे हम पैरेलल शेड्यूल बनाएं, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। चलो यहाँ पर जल्दी से मुझे जरा बताते जाओ होने क्या वाला है। तो भाई ए की वैल्यू को रीड कर रही है T1, तो डेटाबेस से रीड करेगी फर्स्ट टाइम पे, तो कितना आएगा 200। और इसके बाद इसने करना क्या है, फाइनल कितनी कर देगी ये वैल्यू 150। तो भैया अब यहाँ जरा ध्यान रखना, सारी इंस्ट्रक्शंस नहीं चली हैं, T1 कॉमिट नहीं हुई है। कॉमिट नहीं हुई है तो भाई डेटाबेस में चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद जब ये T2 रीड करेगी ए को, तो भाई ये वाली वैल्यू रीड करेगी, ये डेटाबेस में नहीं जाएगी। ये आपको बस ध्यान रखना है। अगर आपने ये ध्यान रख लिया तब आपके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक होने वाले हैं यहाँ पर। तो उसके बाद मैं जरा यहाँ पर चलता हूँ। इसने ए की वैल्यू को रीड किया लोकल बफर से, जो कि ट्रांजेक्शन T1 कितनी कर चुकी थी, 200 से 150 कर चुकी थी। उसके बाद इसने इसका 10% निकाला, कितना आएगा 15, और इसको ये माइनस कर देगा ए की ओरिजिनल वैल्यूज में से, यानी कि इसके लिए जो ए की फाइनल वैल्यू होगी वो कितनी होगी 135। चलो अब ये अपने अपने अकॉर्डिंग ना, अपने अपने फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग अपनी ए की वैल्यू बना के बैठे हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जरा हम यहाँ ध्यान रख रहे हैं भाई, जो T2 ने ए की वैल्यू यूज की है वो जो T1 ने अपडेट कर दी थी वो वाली वैल्यू यूज की है, इसने डेटाबेस में से नहीं उठाई है। चलो अब मैं वापस चलता हूँ, फिर से CPU स्विच हुआ, अब हम पहुंचे बी की तरफ। तो फर्स्ट टाइम ये बी की वैल्यू रीड कर रहा है, तो वही बी तो पहले यूज हुआ नहीं है, तो इसने बी की वैल्यू पिक करनी है डेटाबेस में से। तो कितनी हो गई 300, और उसके बाद 350। चलो इसके बाद ये हो गई है कॉमेट। तो कॉमेट होने के बाद क्या होगा, कौन बताएगा? So 300 will change to 350. इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू 150 थी, इसने तो ए की 150 किया था, और बी को 350 किया था। चलो ठीक है, तो ये कॉमेट हो गई, और जैसे ये कॉमेट हुई इसने डेटाबेस में इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज थी ए और बी की ये इसने लिख दी। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी मुझे मिल रही है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब इसके बाद बारी आई T2 की। T2 ने रीड किया बी को, तो डेफिनेटली ये कमिट हो गई थी, और यहाँ पर बी पहले जो कमिटेड वैल्यू वाली होगी वही ये यूज करेगा। तो यहाँ पर आएगा 350, और 350 में हम क्या ऐड करने वाले हैं 15। तो ये हो गया 365 बी की फाइनल वैल्यू। उसके बाद ये कमेंट हो गया। तो जब T2 कमेंट हुआ, ये कहता है भाई मेरे अकॉर्डिंग तो जो ए की वैल्यू थी वो 135 थी, और जो बी की वैल्यू थी वो 365 थी। तो ये फाइनल वैल्यू जो डेटाबेस में रहने वाली है, बिकॉज बी लास्ट में कमेंट हो रही है, तो ये सबसे लास्ट में हमें फाइनल वैल्यूज डेटाबेस में मिलेंगी। तो क्या ये कंसिस्टेंट है? Yes sir. बिल्कुल कंसिस्टेंट है, बिकॉज 135 और 365 का सम भी
500 होता है। तो भाई ये ज़रा ध्यान से देखो, अभी तक तो हम बात कर रहे थे सीरियल शेड्यूल की। मैंने बोला भी मैं पहले T1 चला देता हूँ, उसके बाद T2 चला देता हूँ, तो ये एक सीरियल शेड्यूल है। दूसरा एग्जांपल हमने लिया शेड्यूल 2 का, जहाँ पर हमने बोला भी हम पहले T2 के इंस्ट्रक्शंस रन करेंगे, सेम ऑर्डर रहेगा, इंस्ट्रक्शंस का ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते, उसके बाद हम T1 चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक सीरियल शेड्यूल है, तो यहाँ भी कंसिस्टेंसी मिली। थर्ड एग्जाम्पल हमने देखा, यहाँ पर सीरियल शेड्यूल नहीं था, यहाँ पर जो था वो पैरेलल शेड्यूल था, लेकिन ये भी एक कंसिस्टेंट स्टेट की तरफ हमें लेकर जा रहा है। सिर्फ हमने ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं किया, T1 का भी वही है, इसी इंस्ट्रक्शन इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रही थी सीरियल शेड्यूल में भी, और T2 भी इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन अब हमने यहाँ पर पैरेलली रन कर रहे हैं। भाई पहले कुछ इंस्ट्रक्शन इसकी रन हो जाएं, फिर कुछ T2 की हो जाएं, फिर बाकी बची हुई T1 की रन हो जाएं उसी ऑर्डर में, और फिर बाकी बची हुई T2 की इंस्ट्रक्शंस रन हो जाएं उसी ऑर्डर में। तो ये भाई कह रहा है भाई जो शेड्यूल 1, 2 और 3 थे ना, जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं तीनों, ये बिल्कुल कंसिस्टेंट स्टेट पर लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर ए और बी के सम में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। लेकिन चलते हैं जरा लास्ट एग्जांपल की तरफ। तो भाई यहाँ पर इसने कुछ नहीं किया, बिल्कुल वही दोनों ट्रांजैक्शन ली हैं और वही ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शन लिया है, लेकिन यहाँ पर भी ये कह रहा है कि यहाँ पर हमने पहले 3 इंस्ट्रक्शन ले ली, इसके बाद सीपीयू स्विच करेगा T2 पे। ये कहता है यहाँ पर मैं पहले 2 ले लेता हूँ, उसके बाद इसकी 5 चलेंगी, फिर इसकी बाकी बची हुई चलेंगी, फिर T2 की बाकी बची हुई चलेंगी। और अगर हम इसी एग्जाम्पल पर अपनी सेम वैल्यूज रन करेंगे तो भैया आप देखोगे यहाँ पर हमें कंसिस्टेंसी नहीं मिलने वाली। तो इसको भी हम जल्दी से ज़रा 2 मिनट लगाकर चेक कर लेते हैं, बिकॉज अब आपको पता है कि क्या